हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो आजकल का पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो देखो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है? तो पुष्पदंत की कौन सी शताब्दी है? 8वीं शताब्दी, 10वीं, 7वीं, 11वीं। तो दंत से 10वीं याद कर लेना, किसकी है? 10वीं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। शिव सिंह सेंगर ने इनका समय 7वीं शताब्दी माना है। अब देखो ऐसे आ जाए कौन सी शताब्दी है तो आपकी 10वीं शताब्दी हो जाएगी, लेकिन अगर पीछे आ जाए शिव सिंह सेंगर ने इसका समय कब माना है तो वो 7वीं शताब्दी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय 9वीं शताब्दी माना है। तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है ना। और सामान्यता यानी सर्व मान्यता अनुसार इसका समय 10वीं ईस्वी है, यानी 972 ईस्वी के लमसम ये थे। 972 यानी 10वीं शताब्दी। तो आपको ये अलग अलग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, चारों के चारों ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो रचना इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पहुमचरियु। पहुमचरियु स्वयंभू की रचना है। पुष्पदंत की महापुराण है। पुष्पदंत की क्या है? महापुराण। अब्दुल रहमान की संदेश रासक है। सबरप्पा की चर्यापद है। सबरप्पा की रचना का क्या नाम है? चर्यापद है। तो ये सारे के सारे मिलान है, इनको मिलान से करना है तो सारे के सारे मिलान सही है इनके। अब देखो स्वयंभू की इंपॉर्टेंट रचनाएं, एक तो है रिठ नेमी चरियु और एक है स्वयंभू छंद। 2 रचनाएं और भी इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो इसकी रचनाएं पुष्पदंत की, दंत की है तिष्ठी महापुरुष गुणालंकार, यानी महापुराण का नाम है ये। और नए कुमार चरियु यानी नाग कुमार चरियु, नए कुमार चरियु, नाग कुमार चरियु, जस हरि चरियु यानी यशोधरा चरित, ये यशोधर चरित, ये इनकी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अब देखो कुछ पंक्तियां आती हैं, ये पंक्तियां किन की हैं? ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे किस हिंदी साहित्य का जहाँ सिलेबस है ना, वो स्नातक लेवल का हो, चाहे डिग्री का हो, चाहे आगे फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसमें भी है ना ये टॉपिक, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट, जेआरएफ आगे सब में तो पंक्तियां सब एग्जामों में आने लग गई है आजकल, तो इनको ध्यान में रखना है। पंडित से अलसत बखाणई देही बुद्धू बुद्धि बसंत न जानई, ये सरहपा की पंक्तियां है। किसकी पंक्तियां हैं? सरहपा की। देखो आगे फिर सरहपा का जो समय है ना, सरहपा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियरान सहाबे मुगल, ये भी इसकी पंक्ति है। किसकी? सरहपा की है। अमणा गमनाम तेन विखंडित तोवी निजलई भणई हऊ पंडिय, ये भी इसकी पंक्ति है। अगली है जीनी मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश तही वट चित विषाम करु सरहे करिए उवेश। अगली है जाई मन पवन न संचरही रवि शशि नाह पवेश, ये सारी की सारी इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। और ये एक क्वेश्चन बार बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऊपर वाली याद करनी है, बाकी ये भी याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, देखो कुमारपाल प्रतिबोध की रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध लिखा कब गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1184 में लिखा गया था और इसके रचनाकार है सोमप्रभ सूरी। और देखो यह ग्रंथ है ना प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो सारे क्वेश्चन बनते हुए आजकल, क्योंकि ग्रंथ को किसका है, कौन सी भाषा में है, किसके रचनाकार है, कब लिखा गया, तो सारे ही हैं इसके। अब कुमारपाल प्रतिबोध से कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो इसका रचनाकार पूछेगा, या समय पूछेगा, या भाषा पूछेगा। तो ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, ठीक है ना। हेमचंद्र, देखो हेमचंद्र की रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। सिद्ध हेमचंद्र है, शब्दानुशासन है। कुमारपाल चरित है, योग शास्त्र है, छंदानुशासन है। देसी नागमाला कोश है, द्वेष राय काव्य है। और सारंगधर का हमीरासो, देखो हमीरासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब देखो हिंदी साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं सारी एक जगह लिख रही हूँ, और ये रचनाएं आपकी याद होनी चाहिए भी, आपकी अगर साहित्य है तो। देखो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया था ये। गणपति चंद्र गुप्त की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उनकी 1965 में लिखी गई। रामकुमार वर्मा की हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। आलोचनात्मक इतिहास इनकी कब लिखी गई थी? 1938 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ की है, 1960 में लिखी गई थी। नगेंद्र और हरदयाल दोनों की एक ही रचना हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, और 1973 में लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन वो 1929 में ही लिखा गया था। इसका समय 1973 है। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये 3 रचनाएं हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी गई थी। एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये 2 रचनाएं इन्होंने 52 में लिखी। एक बच्चन सिंह की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है।
और ये 1986 में लिखा गया था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। एक सुमन राज्य की रचना, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास कब है? 2003 में लिखा गया। फिर देखो परशुराम चतुर्वेदी की रचनाएं है, उत्तर भारत की संत परंपरा, ये रचना का नाम है और 1964 में लिखी गई थी ये। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है, आधुनिक हिंदी साहित्य, 1940 में। हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये 2 रचनाएं लक्ष्मी सागर की हैं। श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य। श्याम सुंदर दास की रचना का क्या नाम है? हिंदी भाषा और साहित्य। नगेंद्र की रचना है, रीतिकाल की भूमिका या रीति काव्य की भूमिका, ये नगेंद्र की रचना है। अगला देखो फिर, हिंदी काव्य धारा के संपादक है, यानी हिंदी की जो काव्य धारा थी ना उसके संपादक कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी काव्य धारा के संपादक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, ये याद रखना है आपको। देखो हिंदी काव्य धारा में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, यानी अपभ्रंश के लिए। राहुल सांकृत्यायन ने बात तो लिखी है, लेकिन किसके लिए लिखी है? अपभ्रंश के लिए लिखी है। कौन सी बात है? हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी काव्य धारा से टूटकर अलग जा पड़ी। यानी ये अपभ्रंश है ना, ये एक हिंदी काव्य धारा की महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन ये अपभ्रंश से अलग जा पड़ी, ये बात इन्होंने बताई है। फिर देखो सांकृत्यायन ने इसी पुस्तक में अपभ्रंश को हिंदी कहा है। सांकृत्यायन ने इसी को क्या कहा है? हिंदी। अगला देखो फिर, एक तरफ संपादक है और एक तरफ कौन है? कर्ती। एक तरफ संपादक, एक तरफ इनकी कर्ती, कौन सी किसके द्वारा है? तो संपादक तो ये इनके द्वारा रचित करती है। देखो राहुल सांकृत्यायन की ये दोहा कोश, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, ये दोहा कोश राहुल सांकृत्यायन जी की। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की रचना है गोरखवाणी, इसकी करती गोरखवाणी। और शुक्ल जी की जायसी ग्रंथावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, ये तीनों चारों याद रख लेना भाई। फिर देखो गोरखनाथ जी का एक स्टेटमेंट है, हबकी ने बोलीबा हठबी ने चलीबा धीरे दरीबा पाऊँ, ये गोरखनाथ की है। तो आजकल ये पंक्तियाँ आ रही हैं तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो गोरखनाथ जी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें, जो पंक्तियाँ हैं ना, वो सारी मैंने यहीं लिख दी हैं। ये इनकी पंक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो क्वेश्चन के रूप में आ ही चुकी है, तो बाकी भी आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो वो देखो कौन सी है, जोई जोई पिंडे जोई सोई सोई ब्रह्मांडे, एक तो ये पंक्ति गोरखनाथ जी की है। दूसरी है, सोबता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु प्याजरे सुआ, ये भी गोरखनाथ की है। तीसरी है, नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, ये भी गोरखनाथ की है। अगली देखो, गगन मंडल में उंदा कुंभा जहाँ अमृत का बासा, ये भी गोरखनाथ की है। अवधू रैया हाटे वारे रूप विरस विरस की छाया तजीवा कम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, ये सारी की सारी आपकी किसकी है? गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न देखो फिर, अगले में है स्त्रिय जन्म काई धीधऊ महेश अवर जन्म थारई धनारे नरेश। पंक्ति का संबंध किस कर्ती से है? यानी ये पंक्ति का संबंध रचना कौन सी से है? ये कौन सी रचना में ये पंक्ति आई है? तो ये बिसल देव में आई है, बिसल देव रासो। और बिसल देव रासो किसके द्वारा रचित है? नरपति नालय के द्वारा रचित है। अब देखो इनके बारे में, बिसल देव 12वीं शताब्दी का काव्य है, ये 12वीं शताब्दी में रचा था, नरपति नालय द्वारा रचित है। और ये एक विरह परक संदेश काव्य है। आपको पता है ये बिसल देव में 4 भाग, वो उज्जैन उड़ीसा चले जाना राजा के द्वारा रूट कर, वही है वो बिसल देव। हिंदी साहित्य का पहला 12 मासा वर्णन भी इसी बिसल देव में ही मिलता है। तो ये देखो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में मिलता है। वो रानी वियोग में रहती है, वो सारा वर्णन है इसमें। तो ये आपको ये रचनाएं, देखो आजकल रचनाएं पूछी जाती हैं, पहले तो क्या था, रचना नाम या समय ज़्यादा पूछ सकते थे, या फिर कैसी रचना है, संदेश परक है कि विरह परक है, कैसी। तो आजकल ये पंक्तियाँ आ रही हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? बिसल देव रासो की है। 1-2 पंक्ति देखो और भी बिसल देव रासो की इंपॉर्टेंट है, जो काट काटे मंजारड़ी सामई छींक हणई कपाल, एक तो ये, एक ससी बदनी जीत्यो माद गयंद, ये भी बिसल देव रासो में ही है। 2 और इंपॉर्टेंट है, एक वो है ही आपकी। अगले देखो फिर, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा था? गोरखनाथ पर पड़ा था, ठीक है ना। तो देखो हठ गोरखनाथ के बारे में, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? नाथ संप्रदाय की। आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ के बारे में जो बात कही है वो देखो, गोरखनाथ ने नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की
यही वज्रयान शाखा है। शुक्ल जी ने ये बात कही थी कि गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है ना, जिनका जो मूल है ना, वो बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। फिर देखो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य से ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। यानी किसके लिए किया था? कि पतंजलि का उच्च लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति को लेकर प्रवर्तन किया था। फिर देखो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमुख माना। यानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की कितने ग्रंथ महत्वपूर्ण माने? 14 ग्रंथ, जिनका संपादक गोरखवाणी के नाम से किया था। यानी कि जिसका संपादन किसके नाम से हुआ था? गोरखवाणी के नाम से हुआ था इन 14 ग्रंथों का। गोरखवाणी या गोरखनाथ में संग्रहित पदों को शब्द कहा जाता है। यानी इसके जो पद है ना, उनको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक स्टेटमेंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बीजक का शब्द इसी शब्द का संशोधित रूप है। यानी जो बीजक, कबीरदास जी का धर्मदास ने जो बीजक रचना लिखी थी, उसके साखी शब्द रमेनी 3 भाग है ना, तो वो शब्द वाला इसी का संशोधित रूप माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इस बारे में। इसी प्रकार नाथ साहित्य ने संत मत से पूर्ण इस शब्द का प्रयोग किया था। उससे पहले कौन से मत का किया था? आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं कि इसी मत का किया था। फिर अगला एक गोरखनाथ जी खुद का स्टेटमेंट है जो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमाचित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति किसके विषय में? गोरखनाथ जी के बारे में है। यानी उन्होंने माना है कि शंकराचार्य जी थे ना, उसके बाद में अगर कोई दूसरा भारत में कोई महापुरुष के रूप में उसने माना है तो वो गोरखनाथ जी हैं। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं और गोरखनाथ जी की प्रशंसा में ये बात कह रहे हैं। अगला देखो फिर, संदेश सभी सथऊ पई मई कणऊ न जाए ते कला गुली मुंदऊ सो बाहड़ी सागर के रचनाकार कौन है? अधहमान। इसके रचनाकार कौन है? अधहमान है। ये पूरी की पूरी इनके द्वारा रचित एक स्टेटमेंट है जिसके रचनाकार अधहमान है। अधहमान देखो अब्दुल रहमान का दूसरा नाम है। अब्दुल रहमान है ना, जिसकी रचना संदेश रासक थी, उसी का नाम है ये अधहमान। अब्दुल रहमान को अधहमान भी कहते हैं, अब्दुल रहमान भी कहते हैं, एक ही आदमी के 2 नाम है ये भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान ही है। संदेश रासक रचना श्रृंगार परंपरा की प्रथम कृति मानी जाती है। यानी हिंदी साहित्य में श्रृंगार परंपरा की अगर पहली कोई कृति है तो वो कौन सी है? संदेश रासक ही है। अगला देखो, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संबंध में है? विद्यापति के संबंध में है भैया। विद्यापति के पद है ना, अधिकतर श्रृंगार रस के ही रचे थे उन्होंने। ठीक है। फिर देखो, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली भाषा के अंदर हिंदी के में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर है और इसके लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर है। और इसको मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 कल्लोल हैं। मैथिली का विश्वकोश भी यही वर्ण रत्नाकर को ही कहते हैं। अगली देखो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर शर्मा का व्याकरण ग्रंथ है और इसकी भाषा अपभ्रंश है। अब देखो क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि हिंदी साहित्य का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही है और ये भाषा कौन सी है? इसकी अपभ्रंश भाषा है। राउरवेल रोड़ा कवि की है ये जो शिलांकित रचना है ना, पहली चंपू काव्य रचना ये देखो हिंदी का प्राचीनतम चंपू काव्य है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी की प्राचीनतम चंपू रचना कौन सी है तो वो राउरवेल ही है और ये रोड़ा कवि द्वारा रचित है। बसंत विलास का रचनाकार कौन है? अज्ञात कवि माने जाते हैं उसके। अब देखो आपको ये 2 रचनाएं इसके रचनाकार हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूरी की। कुमारपाल चरित किसकी है? हेमचंद्र की। दोनों की दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इनको क्रम से लगाना है भाई। आजकल ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है वैसे तो, कि भाई इनका समय याद होगा तभी आप क्रम से लगा पाओगे, या फिर इनके रचनाकार याद होंगे, उन रचनाकारों का समय याद होगा तो लगा पाओगे। तो देखो, दोहा कोश सबसे पहले रची गई थी और दोहा कोश सरपा द्वारा रचित 8वीं सदी में थी ये। फिर श्रावकाचार 933 में देवसेन की रचना है ये। तो आपके 3 क्वेश्चन देखो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 क्वेश्चन एक साथ याद हो रहे हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है जिसका नाम अध्ययमान भी है। तो ये 12वीं 13वीं इसका समय माना जाता है। कीर्तिलता विद्यापति की है जो 14वीं शताब्दी के अंदर है। कीर्तिलता किनकी है? विद्यापति जी की रचना है जो 14वीं शताब्दी में रची गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सरपा है ना, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रथम सिद्ध कवि। ठीक है ना।
दूसरा है देवसेन, प्रथम जैन कवि। अगर आ जाए कि हिंदी के सर्वप्रथम जैन कवि कौन से हैं तो देवसेन है। अगर आ जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सरयप्पा है। देखो अलग अलग क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है तो गीतकार है विद्यापति। हिंदी में सबसे पहले गीत गाने वाले कवि या गीतकार किसको माना गया है? विद्यापति को माना गया है। अगला देखो, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? नाथ पंथ में शब्द का प्रचलन चला था। संत पंथ में तो चला ही था शब्द का, संतों ने तो कबीरदास के पद शब्द आते हैं ना, लेकिन उनके अलावा कौन से पंथ में था? नाथ पंथ में था। शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है? तो भरत मुनि ने कहा ऐसा। आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि जो अपभ्रंश को लोक भाषा न मानकर देश भाषा मानने वाले कवि सबसे पहले कौन थे? तो भरत मुनि जी थे। वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी जाती है? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। महासुख की प्राप्ति किससे मानी जाती है? प्रज्ञा और उपाय से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, वज्रयान के बारे में ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। वज्रयान में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, यानी महासुखवाद का प्रवर्तन कौन सी शाखा में हुआ? वज्रयान शाखा में हुआ। यह आनंद स्वरूप ईश्वरत्व के समान है, यानी आनंद के रूप में ईश्वर के समान इनको माना जाता है। यह निर्वाण में तीन अवयव, तीन कौन कौन से? शून्य है, विज्ञान है और महासुख में से एक है। ये जो वज्रयान है ना, तीनों के तीनों निर्वाण के साधन है उसमें है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा से अभिप्राय है, यानी संध्या भाषा किसको कहा गया है? ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा कौन सी कहलाती है? संध्या भाषा कहलाती है। संध्या भाषा की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। अब संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो सिद्ध साहित्य है ना अपने, तो उन सिद्धों ने किया था ये। यह साधनात्मक अनुभूतियों का संदेश करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली मानी जाती है। फिर देखो, पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक रचनाएं, यानी पाठ अपन पढ़ते हैं उनकी दृष्टि से प्रमाणिक रचना कीर्तिलता को माना है, और कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ये 14वीं शताब्दी में रची गई थी। इसकी भाषा कौन सी है? कीर्तिलता की अवहट भाषा मानी जाती है। अब देखो एक स्टेटमेंट है और ये पूछा जाता है कि कौन सी रचना में मिलता है ये, तो ये इनकी कीर्तिलता में मिलता है, विद्यापति की। अब देखो, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली के प्रयोग भी आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है, यानी भाषा के अध्ययन है ना, उसकी दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन कौन सी रचना के विषय में है? तो कीर्तिलता के बारे में ही उसने ये बात बोली थी, जो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई? तो विद्यापति की जो पदावली आती है ना, उन पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। देसिल बनिया सब जन मीठा, देसी भाषा की मिठास का ये वर्णन करने वाले कवि कौन है? विद्यापति माने जाते हैं। ये बात बहुत बार पूछी हुई है, देसिल बनिया सब जन मीठा वाली। एक देखो इनकी और है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत कहा है। तो ये उक्त शुक्ल जी की उक्त कथन का आशय है, यानी किसके विषय में आशय? ये विद्यापति के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बहुत बार आ रहा है, तो आपको याद करना है। शुक्ल जी ने तो ये कहा है, विद्यापति के बारे में कहा है, ठीक है ना। विद्यापति के पद अधिकतर किस भाषा के हैं? श्रृंगार के ही हैं। कौन से के रस के? श्रृंगार रस में उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा पद रचे हैं। अगला देखो, नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है, यानी ये 5-4 कमजोरियां दे रखी हैं, तो इसमें से एक कमजोरी है वो नाथ साहित्य की नहीं है, बाकी 3 है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाथ साहित्य की कमजोरी कौन सी है? तो आपको ये याद रखना है भाई। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो पूरा याद रखना चाहिए आजकल। तो देखो, नहीं है, एक तो नीरसता नहीं है, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव ये भी नहीं है, रागात्मकता का विरोध ये भी नहीं है, लेकिन इंद्रिय निग्रह ये इनकी कमजोरी नहीं है। इतनी तीनों की तीनों कमजोरियां तो नाथ साहित्य की कमजोरी हैं, लेकिन इंद्रिय निग्रह इनकी कमजोरी नहीं है। नीरसता है, गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर का भाव ये भी इस नाथों की कमजोरी थी। रागात्मकता का इन्होंने विरोध किया, ये भी कमजोरी थी। अब देखो, नाथ साहित्य में निवृत्ति किस किस से मानी गई है? ज्ञान योग से, वैराग्य भावना से, इंद्रिय निग्रह से, प्राण साधना से, मन साधना से, नाड़ी साधना से, कुंडलिनी का इंगला पिंगला सुषुम्ना की साधना, और षट चक्कर साधना यानी आनंदवाद आदि पर विशेष बल
दिया गया है। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही साधना की थी भाई। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1883। ये शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित रचना है। इसका समय पूछ लिया गया है। देखो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? सिद्धों में एक नाम चलता है महामुद्रा, तो उससे क्या मतलब है? तो उसका मतलब होता है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का संसर्ग। सिद्धों ने क्या माना है कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्त्री का संसर्ग, यही महामुद्रा का अर्थ मानना है वहाँ पर। अगला देखो, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो जो कहाँ पर हैं? देखो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है वे किसके अंतर्गत आती हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस में आती हैं? 84 सिद्धों की जो साहित्यिक रचनाएं ना उन्हीं में आती हैं। अगला देखो, एक ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के प्रकरण माने हैं ना, तो एक ये स्टेटमेंट है, ये कौन से प्रकरण में है? तो आपको वो प्रकरण भी ध्यान में रखना है। वो तो रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये वाला जरूर याद रखना। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ये प्रकरण नंबर 4 में ये स्टेटमेंट मिलता है। अगला देखो, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल से अंत तक उनके कुछ पीछे पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अपभ्रंश के बारे में स्टेटमेंट है। अगला देखो, फिर सिद्धों से संबंधित शुक्ल के कथन, यानी सिद्धों से संबंधित शुक्ल ने कौन कौन सी 2 बातें कही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन किया। आपको पता है ना, महासुखवाद का प्रवर्तन है वज्रयान की शाखा में आके हुआ था। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आना। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं कि सिद्धों का जो साहित्य है ना वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना जाता। शुक्ल जी नहीं मानते इस बात को। तो ये दोनों बातें आचार्य शुक्ल जी की हैं और सिद्धों के लिए हैं, ये दोनों की दोनों, तो याद रखनी है। अब देखो, 84 वैष्णवन की वार्ता 1568 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके लेखक कौन है? गोकुलनाथ है। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। और मैंने आपको समय भी बताया 1568 ईस्वी। अब देखो, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देखो आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, तो वो सारे याद रखने, लेकिन 1, 2, 3 क्वेश्चन तो पक्के बनते ही हैं। तो चारण काल की संज्ञा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। देखो काल विभाजन का जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन का जो वर्णन है ना 11 भागों में इसने बांटा था और वे 11 के 11 भाग में आपको आज एक साथ ही करवा रही हूँ। देखो चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शताब्दी का 2 नंबर था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा था जायसी की प्रेम कविता। चौथा था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय यानी 1500 से 1600 ईस्वी। 5वां मुगल दरबार। 6ठा तुलसीदास। 7वां रीति काव्य यानी 1580 से 1692 ईस्वी का समय रीतिकाल। तुलसीदास 8वां है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि यानी 1600 से 1700 ईस्वी वाले। 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान यानी 1800 से 1857 का समय। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और अन्य। ये इन्होंने 11 भागों में बांटा था आदिकाल को और ये इनकी रचनाओं के गिरियसन ने काल विभाजन किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? गारसा दत्तासी। फ्रेंच भाषा में जो लिखा था ना इस्तवार दलाल इतरेंदु, ये हिंदुस्तानी वाली कोई बात। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? तो नाथों से जो निकला हुआ परंपरा है वो सिद्ध है, तो किसके निकट हो गई? फिर वो सिद्धों के ही निकट हो गई। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट आ गया वापस से। अमीर खुसरो आपकी है वीर। मोरा जोबना नवेरा रा भयो है गुलाल, कैसे घर दिन है बकस मोरी माल। ये स्टेटमेंट किसका है? अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं ये। मैं हिंदुस्तान की तुत्ती हूँ, अगर हम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये कथन भी किसका है? अमीर खुसरो का ही है। हिंदुस्तान की तुत्ती कहता था खुद को वो। अगला देखो, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल कर खुसरो आपने रेन भई चौदेस। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर ये बात कही थी? यानी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया ही है। और उनकी मृत्यु पर उन्होंने ये बात कही थी। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय तथ्य सही नहीं है। यानी आदिकाल का जो अमीर खुसरो के संबंध में तथ्य है ना वो कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये देखो
उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने, ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये तथ्य तो उनका आदिकाल के संबंध में अमीर खुसरो के विषय में सही बात है। ये उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी, ये बात भी सही है, क्योंकि ये आदिकाल में खड़ी बोली के काव्य को भाषा का विषय बनाने वाले कवि भी अमीर खुसरो ही हैं, तो ये बात भी सही होगी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, ये बात भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म का उपदेश देना मात्र था, ये बात गलत है भाई, ये उनका लक्ष्य नहीं था। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले विद्वान पहले कवि कौन है? तो पहले कवि अमीर खुसरो ही है। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। अगला देखो फिर, हिंदुवन थान उत्तम सुदेश तन उदित दुग दिल्ली सुदेश। पंक्ति का संबंध किस रासो ग्रंथ से है? पृथ्वीराज रासो से है। वे पृथ्वीराज रासो के अंदर ये बात कही हुई है, तो ये बात कौन से रासो से है? बिसल देव रासो, नरपति, ये नरपति नाले वाला है, किस ऐसे ऑप्शन दे देगा? पृथ्वीराज रासो से है, किससे है? तो किससे है? पृथ्वीराज रासो से है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। फिर 993 किसने माना था? हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है ना, आरंभ का 993 ईस्वी शुक्ल ने माना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, भरतेश्वर बाहुबली रास ये नहीं है, चंदनवाला रास नहीं है, रेवंतगिरी रास नहीं है, विजयपाल रासो है। ये प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत कथन है इनका। आगे देखो, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था? यानी लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से कौन से ग्रंथ का निर्माण हुआ था? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वही दामोदर वाला ग्रंथ, ठीक है ना। रचनाकार दामोदरी है। अब देखो, नीचे आपको मिलान करना, ये सारी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, सबकी सब पूछी जाती हैं हर बार। श्रीधर इनकी रचनाएं रणमल छंद, जान कवि की रचनाएं कायम खा रासो, जलहण की रचनाएं बुद्धि रासो, दयालदास कवि की रचनाएं राणा रासो। ये सारी की सारी सही है, मिलान इनके सही है। अगली देखो प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की निम्नलिखित विकल्पों में से गलत है। एक गलत है, बाकी सही है। तो देखो, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की दे रखा था। बाकी तो मैंने सारी रचनाएं एक साथ करवा दी वहाँ, वो तो 3 सही थे, एक ये गलत था, क्योंकि ये परशुराम चतुर्वेदी की न, राम स्वरूप चतुर्वेदी है। देख लो, आप चतुर्वेदी देखते ही तुरंत लगा दोगे टिक, नहीं, परशुराम की जगह राम स्वरूप है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगला देखो, कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो परमाल रासो जो जुगनिक का है ना, वो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। एक देखो, ये वापस से स्टेटमेंट है कि कौन से रासो से है। तो कुटिल केश सुदेश पोहे परिचित पिक सदे, कमल गंध बैग संदे, हंस गति चलती मंद मंदे, ये भी चंद्रवदाई के द्वारा रचित है। और चंद्रवदाई का कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवदाई है। अगला देखो फिर, आदिकालीन रासों की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित सही नहीं है। यानी आदिकालीन रासों की प्रमुख प्रवृत्तियां ना, उनके संबंध में देखो इतने बड़ी बड़ी बातें हैं, इसमें से कौन सी सही नहीं है? तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, यही बात गलत है। राष्ट्र प्रेम का अभाव पाया जाता है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सुंदर प्रयोग नहीं किया गया आदिकाल में, राष्ट्र प्रेम का अभाव ही है। दूसरा देखो, इस साहित्य की अन्यतम विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन है, ये बात तो सही है, युद्धों का सजीव वर्णन किया है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, ये बात भी हुई है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बात भी सही है, क्योंकि नायिकाओं का, नायिका उनके श्रृंगार रस का वर्णन है, वीरता का भी वर्णन है, ये बात इनमें भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसकी और भी प्रवृत्तियां है ना, वो एक साथ ही बता रही हूँ, सारी की सारी याद रखनी है आपको। राजाओं की वीरता एवं आश्रयदाताओं की प्रशंसा रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण विषय है। अगर आ जाए कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, ये सारी देखिए, तो इसमें प्रमुख ये 1 नंबर ही है। इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है, ओज बाहुल्य है, क्योंकि युद्ध का वर्णन होगा वहाँ ओज गुण होगा। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति है, डिंगल भाषा का प्रयोग है, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। काव्य का रूप प्रबंधात्मक है, पृथ्वीराज रासो और मुक्तक है। यानी प्रबंधात्मक काव्य तो पृथ्वीराज रासो है, और मुक्तक काव्य भी लिखे गए। गेयता इत्यादि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी गा गा के भी इसमें साहित्य, रासो साहित्य लिखा गया है, तो ये इनकी विशेषताएं होगी। अगला देखो,
आदिकालीन साहित्य से संबंधित सही नहीं है, इसमें भी एक बात गलत है, बाकी सही है। देखो दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का एक प्रमुख छंद है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये छंदों में भी लागू है। तो दोहा है ना वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दूसरा है दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंतर है, ये गलत हो गया। फिर इसमें कहा है कोई अंतर नहीं है, जबकि दोहा कोशों में चर्या गीतों में अंतर तो है ही, तो ये गलत हो गया। अगला देखो, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये बात सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्या पदों की रचना की है, यानी दोहा कोश के साथ साथ चर्या पद लिखे गए हैं, लेकिन दोनों की शैली में अंतर है, भाषा शैली है ना उसमें दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है, ये गलत हो गया। इसमें देखो सही नहीं है, तो बाकी रचनाएं तो सही हैं। एक देखो ये प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग की रचना है, विजय चंद्र सूरी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरुतुंग ही है। पाउड़ दो राम सिंह की है, ये मैंने सही करके लिख दिया है भाई यहाँ पे, इसका और ही रचनाकार दे रखा था तो मैंने आपको बता दिया, ये भी सही है क्योंकि प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ही है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, 10वीं-11वीं शताब्दी इसका समय है, और ये एक मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? तो सारी बातें साथ में आ गई, इतनी पूछी जाती है, या तो रचनाकार पूछेगा, या समय पूछेगा, या काव्य कैसा है तो मुक्तक काव्य है। नेमिनाथ चरियु रचना के हरिभद्र सूरी है। भविष्यत कहा के धनपाल है, 11वीं शताब्दी है, ये भी एक प्रबंध काव्य है। तो ये रचनाएं मैंने एक साथ बता दी, आपको याद रखनी है। अगला देखो प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को कहा है, कौन सा काल कहा है? संधि काल एवं चारण काल कहा है। क्या कौन सा काल कहा है? संधि काल भी कहा है और चारण काल भी कहा है। अगला देखो, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले विद्वान। देखो 693 तो किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था, वो अलग है, वो 97 है। तो आपको याद रखना है 93 वाला रामकुमार वर्मा मान रहा है। अगला देखो, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपराओं में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ है? तो कौन से कवि में हुआ? कबीर में हुआ है, ये बात ठीक है ना। जो सरहपा की काव्य परंपरा है ना, वो हठयोग से आगे चलकर कहाँ आई थी? फिर कबीर के पास आई थी। तो ये बात याद रखनी है कि किस में आई? कबीर, तुलसी, रैदास किस में आई? तो आपको याद रखना है कबीर में आई थी। अगला देखो, फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में से देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की दृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई, ये कथन किसका है? तो ये रामकुमार वर्मा का स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो, नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसको प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टोड है। तो देखो पृथ्वीराज रासो में ये 3-4 है, एक प्रमाणिक माना किसने, अर्ध प्रमाणिक माना किसने, और एकदम जाली काव्य अप्रमाणिक किसने माना, ये सब कुछ याद रखना है आपको। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य का ग्रंथ है ये। कौन सी रचना शिलांकित है? राउरवेल, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। मोतीलाल मोनारिया के अनुसार बिसल देव रासो का रचनाकाल समय कितना है? 16वीं शताब्दी। ये देखो भाई, अलग अलग इसके नाम दे के पूछ सकते हैं। तो मोतीलाल मोनारिया ने बिसल देव रासो का समय 16वीं शताब्दी माना है। मिस्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग कितने हैं? तो मिस्र बंधु विनोद के कुल 4 भाग प्रकाशित हुए थे। शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां वीर गाथात्मक मानी है, उनमें से शामिल नहीं है। तो हमीर रासो, बिसल देव रासो, प्रमाण रासो, लेकिन राउरवेल नहीं है, इससे प्रमाणिकता नहीं मानी। उन्होंने 12 रचनाएं दी थी ना प्रमाण के रूप में, तो उनके बारे में उनमें ये शामिल नहीं थी। तो बिसल देव रासो प्रधानतः काव्य है। कैसा काव्य है? बिसल देव रासो नरपति नाले का है ना, ये एक श्रृंगारी काव्य है। कैसा है? श्रृंगारी। 12 मासा शैली का वर्णन करने वाला सबसे पहले किस काव्य में मिलता है? तो बिसल देव रासो में ये वर्णन मिलता है। सिद्धों की संख्या बताई जाती है, तो आपको पता है 84 सिद्ध होते हैं। आदिकाल की किस रचना में महापुराण प्रताप का वर्णन मिलता है? महाराणा प्रताप का वर्णन। आदिकाल की एक रचना ऐसी है जिसमें महाराणा प्रताप का भी वर्णन मिलता है उस समय, तो वो खुमाण रासो है। खुमाण रासो है ना, इसका समय 753 से 943 भी मानते हैं, 810 से 1000 भी मानते हैं, ठीक है ना। अगली देखो, गार सादत 80 का ग्रंथ है, एक इस्तवारदलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम भाग 1839 में आया था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये। अगला देखो, एकुवान पहवी नरेश
कय मास है मुकऊ, उस ऊपरी पर हरियू वीर कसतर चुकऊ। किस ग्रंथ से ली गई है ये रचना? ये जो पंक्तियां ना कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। ये पृथ्वीराज रासो की है ना पंक्तियां, देखो बहुत 2-3 बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला देखो फिर, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो शिव सिंह सेंगर ने माना था पुष्य या पुंड को, ठीक है ना। शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण से सम्मिलित रचनाओं में से शामिल नहीं है। तो शुक्ल का जो वीर गाथा काल है ना, उसके नामकरण से कौन सी रचना? विजयपाल रासो है, कुमार रासो है, कीर्तिलता है, लेकिन पौम चरियू नहीं है, ठीक है। अगला देखो, 7वीं सदी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, ठीक है ना। अगली देखो, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वरत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है? आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये, ठीक है। इसमें से देखो गलत बात चुननी है आपको। तो चंदनबाला रास एक महाकाव्य है, ये महाकाव्य नाम गलत है। देखो कितना बारीकी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्या है? एक लघु खंड काव्य है चंदनबाला रास, ठीक है ना, आशगु द्वारा रचित 1200 ईस्वी में। तो ये महाकाव्य न होकर एक लघु खंड काव्य। इतनी छोटी छोटी बातें गलत आ रही है तो आपको एकदम बारीकी से पढ़ना है भाई। श्रावकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की थी। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जिनी धर्मसूरी माने जाते हैं। सही बात है, ये स्थूलीभद्र रास, ये सारी बातें पीछे आ चुकी हैं भाई, उनको ही वापस से इन्होंने पॉइंटों में बना के क्वेश्चन बना लिया। मुनि जिनी विजय ने भरतेश्वर बाहुबली के को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो ये प्रथम ग्रंथ है, मुनि जिनी विजय ने माना है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नवदास हैं ये। अब देखो वापस से एक कथन सही नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वही दामोदर दास की रचना, और ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। ये देखो मैंने पहले पूरी डिटेल क्यों बता दी, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं से बन रहे हैं, तो आपको एक बार याद होने के बाद बार बार नहीं याद करनी पड़ेगी। राहुल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है। सही बात है ये। राहुल वेल जो रोड़ा कवि की है ना, चंपू रचना पहली, उसमें नक्शिक वर्णन है नायिका का। वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य ग्रंथ है। सही बात है ये। बसंत विलास में वीर रस का नक्शिक वर्णन है। कहाँ है बसंत विलास में वीर रस का नक्शिक वर्णन? यही गलत हो जाएगा। अगला देखो, राहुल सांकरतायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की थी। राहुल सांकरतायन के अनुसार सरैपा ही है। सरैपा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान भी राहुल सांकरतायन है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। अब देखो कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य में नहीं है? तो गद्य साहित्य में कौन सी नहीं है? श्रावकाचार नहीं है, देवसेन वाली। बाकी ये तीनों रचनाएं आदिकालीन गद्य की रचनाएं। देखो समय भी लिख दिया है मैंने साथ में। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर वाली है वो, लेकिन ये आदिकाल की गद्य रचना है। समय है इसका 10वीं शताब्दी। राहुल वेल रोड़ा कवि वाली, वो इसका समय 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये 12वीं शताब्दी। अब देखो दो रचनाएं और भी हैं जो गद्य की रचनाएं मानी जाती हैं, और इनका समय भी मैंने लिख दिया। कुवल्ले माला कथा 9वीं शताब्दी, कीर्तिलता का 14वीं शताब्दी, विद्यापति वाली आपको पता ही है। अगला देखो फिर, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वुल्लर। एकदम जाली माना था इन्होंने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। राहुल सांकरतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कलावधि को ही समाहित किया गया है? यानी इन्होंने ही इसमें केवल इतने समय से लेके यहाँ तक की को ही शामिल किया है। ये हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ना, उसके अंदर ये वर्णन मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है। कौन है? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। सही नहीं है, इसमें भी एक बात सही नहीं है। कौन सी नहीं है? देखो राहुल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है, यही बात पहले थी, यही है भाई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, ये बात पहले थी, अब भी है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है। ये देखो पहले वाले में गलत कैसे किया था कि वीर रस का नक्शिक वर्णन है, वीर रस का नहीं है। जो बसंत के अंदर स्त्रियों पर विलासितापूर्ण जो प्रभाव पड़ता है ना, उसका वर्णन है उसमें। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वर्ण रत्नाकर में कहाँ काव्य शास्त्रीय विवेचन है? अगला देखो सही नहीं है,
इसमें भी एक बात सही नहीं है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है, तो सही बात है, ये जैन कवियों की तो इसमें मिलती है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों में, दोहा कोश और चर्या पद में उपलब्ध है। सिद्धों की जितनी भी रचनाएं है ना, वो दो रूपों में ही है, एक तो दोहा कोश में, एक चर्या पद में। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। तो वीर गाथाओं के रूप में जो काव्य है ना, जैन और रास से भिन्न है, सही बात है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। नहीं, कहा थे ये भोग प्रधान और योग मार्गी के नाथ, ये बात गलत हो जाएगी। वर्ण रत्नाकर मैथिली गद्य ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर का है ना, जो मैथिली का एक गद्य ग्रंथ है। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है। प्राकृत पेंगलम कैसा ग्रंथ है? छंद शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। अगला देखो, अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। अपभ्रंश से प्रभावित है राउरवेल। मुनि जिनी विजय के अनुसार जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भद्रेश्वर बाहुबली रास है। चर्या पद किससे संबंधित है? सिद्धों से है। चर्या पद किसके हैं? सिद्धों के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने किया था सबसे पहले। काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और समान प्रवृत्ति ही होती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि काल विभाजन का आधार है ना समान प्रवृत्ति और समान प्रवृत्ति होती है, समान प्रकृति और समान प्रवृत्ति। नामकरण की सार्थकता इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतः घोषण कर सके। दोनों बातें सही है। सरपाकान्य नाम क्या है? सरपाकान्य नाम राहुल भद्र है। सरपाकान्य नाम राहुल भद्र है। परमाल रासों के आकार और भाषा में परिवर्तन होता रहा है, क्यों होता रहा है परिवर्तन? क्योंकि लोक गेय काव्य था। क्योंकि देखो, लोगों के द्वारा गाया जाएगा तो भाई लोग जैसे गाएंगे वैसे ही गाएंगे, ये तो जैसे लोग गाएंगे वैसे वैसे बदलता रहेगा। तो ये प्रमाद रासो है ना, ये गेय ग्रंथ है, इसके कारण इसमें जल्दी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। अगला देखो, फिर अगले में है आपके सिद्धों की वाम मार्गी योग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। ये बात सही है भाई, यही साधना प्रारंभ हुई थी, आपको लिखाई हुई भी है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु वामपंथी उनके विरोधी थे। ये बात भी सही है। तो कै और ख एक दूसरे के पूरक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, तो मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे बना के बताए। नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित सही नहीं है। नाभादास की रचना है जो भक्तमाल, उसमें एक बात गलत है, बाकी बातें सही हैं। ये भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। भक्तिकाल की जो भक्त है ना, उससे संबंधित ये प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। जो कलयुग आया था ना, उससे पहले के भक्त थे ना, उनका उल्लेख है भक्तमाल में। इतिहास की दृष्टि से इनका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, यानी इतिहास की दृष्टि से माने तो इसका उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। ये बातें गलत है, ये उनका विस्तृत जीवन वर्णन इसमें नहीं दिया गया। अगली बात देखो, इसमें भी सही नहीं है, एक बात गलत है। गार सादतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया था। गार सादतासी ने कहाँ किया था भाई? नहीं किया था। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। ये बात सही है। अभी शिव सिंह सरोज थे ना, उसमें लगभग 1000 कवियों का उदाहरण के रूप में दिया था उन्होंने। जॉर्ज गिरियसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सही बात है, ये इसी से हुआ था। जॉर्ज गिरियसन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया था। गिरियसन ने किया था इनको कालक्रमानुसार पहली बार, तो ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। ये उक्ति किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है भाई। अगर आपको इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन चाहिए ना, तो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद रचना में ही मिलता है। ये बात किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। अगला देखो, नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, तो हिंदी साहित्य की पीठिका है। शीर्षक क्या है उसका? हिंदी साहित्य की पीठिका। ये आपके आदिकाल के संबंधित 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब थोड़े से और हैं, 20-25 और करवा देती हूँ जल्दी। अब देखो इजी हो जाएंगे, क्योंकि जो हार्ड बातें थी, जो इसकी विशेषताओं से संबंधित थी, वो सब हो चुकी हैं।
हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना था। इसको पुष्पदंत भी कहते हैं, पुष्य भी कहते हैं, पुंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था। राहुल सांकरताय ने सरह पाया सरह पाद नाम भी आता है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना था। तो ये आपको याद रखने हैं भाई किसने किसको माना। ये चारों तो इंपॉर्टेंट है, बाकी पीछे किस्मों में भी आ गए हैं, उतने याद रहेंगे तो फिर ऑप्शन से भी कर दोगे आप। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में रचा गया, सुमति गुणी की रचना है। रेवंत गिरी रास 1231 में रचा गया, मुनि जिनी धर्मसूरी की रचना है ये, ठीक है ना। अब देखो सरहपा के लिए सही नहीं है, सरहपा के बारे में कौन सी बात है इसमें सही नहीं है। तो देखो ये सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, सही बात है। दोहा कोश इसकी रचना मानी जाती है। इन्होंने अंत संसाधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई थी। उनकी भाषा सर्वथा सीधी सरल मानी जाती है, ये बात गलत है इनकी, ठीक है ना। ये सारी सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं, यानी दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा तो मानते ही हैं, उसके साथ कुछ विद्वान और भी हैं जो पृथ्वीराज रासों का है ना मूल जो रासो है ना वो कौन से संस्करण को मानते हैं, तो सबसे छोटा संस्करण है ना जिसमें 1300 पद है उसी को मूल मानते हैं ये, ठीक है ना। बिसलदेव रासों के संपादन करता है, बिसलदेव रासों के संपादन करता कौन है, माता प्रसाद गुप्त एवं अग्रचंद नाटा है बिसलदेव रासों के संपादन करता, याद रखना है आपको। अगला देखो एक बात सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं। ये बात ज़्यादा कुछ आ रहा है तो इसमें देखो सारा का सारा साहित्य समाहित हो जाता है ये, तो आपको है ना थोड़ा और ध्यान से ही पढ़ना है, एकदम गहराई से। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की, नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, एकदम सही बात है भाई। जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, ये बात भी सही है। सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ था, ये बात भी सही है, उपशाखा से हुआ था ये। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया था, नहीं भाई इस मत से जैन मत का प्रचार नहीं किया था, ये बात गलत हो जाएगी। अगली देखो फिर, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास लेखन कहलाता है। यह स्थापना किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यानी साहित्य का इतिहास क्या होता है, यही होता है। अगला क्वेश्चन है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासों के विषय में यह स्थापना किसकी है, शुक्ल जी की है, पूरा ग्रंथ ही जाली बता दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। शुक्ल जी की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में, बिसल देव रासों के संदर्भ में ये बात श्रृंगार वाली बात शुक्ल जी ने कही थी। अगली देखो, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये कथन किसका है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। सिद्ध साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक हुए हैं ये, तो ये इनकी बात में देख लो। विक्रमी संवत 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल के भाषा के बारे में यह कथन किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। पुरानी हिंदी कहा ही उसने था, तो ये किसका हो जाएगा, गुलेरी जी का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की दृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश में ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है, राहुल सांकरतायन जी का ही है कि आकाश में नहीं हुई थी, वो धरती पर ही हुई है। सिद्ध सामंत युग की जो कविताएं हैं उनकी सृष्टि। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है, तो गोरखनाथ की साधना पद्धति मैंने आपको बता दी, हठ योग साधना पद्धति है। अगला देखो, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, व्याकरण ग्रंथ है, 1085 से लेकर 1172 के बीच में ये रचा गया था। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, सुभाषित संग्रह ये, कैसा है, सुभाषित संग्रह। बिसल देव रासों की नायिका का नाम राजमती है। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास हैं। गोसाई चरित्र के वेणी माधवदास हैं। प्रारंभिक काल किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने। चारण काल किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने कहा था। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन बना लेते हैं, एक स्थापना देके एक तर्क देके। तो जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। एक ये बात गलत है भाई, चित्तवृत्तियों के साथ तो परिवर्तन होगा साहित्य में, तो ये यहाँ कह रहा है नहीं होगा, तो ये पहला तो गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। आचार्य शुक्ल ने ये बात कही थी, तो ये बात सही है।
इस्तवारदेला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ की भाषा। देखो अब भाषा पूछ ली, फ्रेंच है। और पहले इसके रचनाकार को पूछा था 487। देखो अगला फिर क्वेश्चन, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषाओं का बोध होने लगा। शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है पीछे कहने से, तो यहाँ पर आएगा, इस खाली जगह पर आ जाएगा दोहा या दूहा। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश लोक भाषा में बोध होने लगा था। अगला देखो, शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? शुक्ल जी ने रासो का रसायन से माना है, यानी रासो रसायन से बना है। अगला है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर उल्लर महोदय। अगला है, खालिक बारी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की। दोहा कोश किसकी है? सरैपा की। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बात शुक्ल ने कही थी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का नाम से करने वाले लेखक कौन है? किशोरी लाल गुप्त है। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था ये। मिश्र बंधु विनोद के विषय में सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? वो देखो, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उन्होंने साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। सही बात है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुआ, ये बात भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये बात भी सही है। चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये बात गलत है। चारों भागों में 3000 कवियों का विवरण नहीं मिलता। अगली देखो, साधारणतया सन ईस्वी की दरबारी 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के विषय में ये कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं मानते हैं। अगला देखो, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं वर्णित किया हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल शंकरतायन का। अब देखो, आदिकाल से संबंधित बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने आपको 50 मिनट में कंप्लीट करवा दिए हैं। अब ऐसे ही भक्ति काल से क्वेश्चन बना के वो भी करवा दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, रचना, रचनाकार कहीं पर भी है ना, वहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनको सबको ध्यान से देखना है।